नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ रोज शो करता हूं। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि कांग्रेस का मत प्रतिशत हरियाणा में लगभग भारतीय जनता पार्टी के बराबर है, कम नहीं है, सीटें भी बड़ी हैं। फिर क्या कारण है कि कांग्रेस को अपने अंदरूनी झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है? तारिक अनवर जैसे नेता आरोप लगा रहे हैं, सहयोगी दल चाहे संजय राउत हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस को अब किन-किन फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ रहा था, मोदी जी का कम हो रहा था, क्या उसमें कोई डेंट आएगा? या राहुल गांधी फिर कहेंगे कि चुनाव आते जाते रहते हैं, हम नई ताकत के साथ खड़े होंगे? ये तमाम मुद्दे हैं। मैंने अवैध जी से पूछा कि आम आदमी पार्टी से पंगा क्यों ले रही है सरकार? आतिशी का मकान जिस तरह खाली कराया गया, वो बहुत शर्मनाक था कि किसी मुख्यमंत्री का सामान ऐसे बाहर रख दिया गया हो। जाहिर है, राजनीति की बातें हैं, अभय जी के साथ बहुत मज़ेदार बातें हैं। ज़रूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जॉइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी का आपका। हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को फिर अपने घर में भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के तारिक अनवर जैसे नेता कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं सहयोगी दल थोड़ा-थोड़ा आग दिखाने लगे हैं। संजय राउत ने बयान करके बीजेपी की तारीफ कर दी कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और कांग्रेस को इतना ज़्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए, भाव था। अखिलेश यादव ने 10 उपचुनाव वाले में से 6 पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस 5 टिकट चाहती थी। इस तरह की बातें सहयोगी दल की तरफ से भी आने लगी हैं और कारण सोशल मीडिया पे कई जगह ट्वीट हो रहा है इस तरह का कि जैसे कमलनाथ ने कह दिया था, कौन अखिलेश हो अखिलेश। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि यहाँ समाजवादी पार्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, यहाँ पे कोई है नहीं समाजवादी पार्टी का अस्तित्व। आम आदमी पार्टी ने भी 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भले ही उनके कम वोट पाए, लेकिन अगर वो वोट कांग्रेस को मिल जाते तो शायद कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता। ये सारी परेशानियां अब इंडिया गठबंधन के सामने आने लगी। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस अब इन परेशानियों को, सहयोगियों को किस तरह उनका भरोसा जीत पाएगी? देखिए, जब आप एक जीता जिताया चुनाव हारते हैं, जिस चुनाव में आपका भी प्रचार हो, आपके समर्थकों का भी प्रचार हो, जो निष्पक्ष लोग हैं वो भी कह रहे थे कि आपको चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन आप उस चुनाव को न केवल हारते हैं बल्कि खासे बुरी तरीके से हार जाते हैं। उस वक्त आपको परेशानियां तो होंगी ही। आपकी जो बार्गेनिंग की, सौदेबाजी की ताकत जो है अपने सहयोगियों के साथ वो कम होगी, और जो पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का जो रणनीति बनाने वाला मंडल है, उस मंडल की पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में साख गिरेगी। भाई, जो जितनी बढ़िया रणनीति बनाने की उम्मीद लोग कर रहे थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने उतनी बढ़िया रणनीति तो नहीं बनाई। अभी आप चाहेंगे तो इस विषय पे आगे चर्चा की जा सकती है कि उसकी रणनीति में क्या समस्याएं थी। और अब देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, झारखंड का चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस हरियाणा की तरह अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी। वहां तो महाविकास आघाड़ी है, जहां पर दो समान रूप से शक्तिशाली पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। वो कोई कांग्रेस से कमजोर पार्टियां तो है नहीं। उनके नेताओं की भी अच्छी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में इतने प्रतिष्ठित नेता नहीं है जितने प्रतिष्ठित नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी उन्हें दबाव का सामना करना पड़ेगा, और पार्टी के भीतर भी इस तरह की बातें उठेंगी। देखिए, कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। भाजपा में चुनाव जब कोई हारती है भाजपा, तो वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नसीहत देने वाली आवाजें नहीं उठती, ऐसी तारिक अनवर ने नसीहत सी दी है। वहां पर सब लोग चुप रहते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है प्रवक्ताओं से, प्रवक्ता कहते हैं कि हम लोग आत्ममंथन करेंगे, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार चुनावी हार पर जो बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता और विवाद देखा गया, वो लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की पराजय के बाद देखा गया था। वो एक अपवाद स्वरूप घटना थी जो बहुत ज्यादा चला, इतना ज्यादा चला कि उससे भारतीय जनता पार्टी की साख काफी गिरी। और हम सब लोगों ने उसकी समीक्षाएं की और पाया कि भाजपा के आला कमान की साख गिर रही है। तो वही स्थिति इस वक्त कांग्रेस के सामने है। हरियाणा का चुनाव तो कांग्रेस के हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था। पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस के हाथ में था, भाजपा के खिलाफ था। भाजपा के प्रवक्ता खुद भी मानते हैं, खुलेआम मान रहे हैं कि हमने तो 15 सीटों से चुनाव शुरू किया था,
जब चुनाव शुरू हुआ था हम 15 सीटों पर खड़े हुए थे। उसके बाद कांग्रेस लगातार गलतियां करती चली गई और हमारी संभावनाओं का विस्तार होता चला गया। तो ये एक देखने की बात है। जब जब भाजपा के प्रवक्ता साफ तौर पे ये कह रहे हैं, कांग्रेस के भीतर से कुमारी शैलजा कह रही हैं कि भाई किसकी गलती है, इसकी शिनाख्त होनी चाहिए, उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए जिनकी वजह से हम लोग ये चुनाव हारे। तो तारिक अनवर भी इस बात कह रहे हैं और लोग आपस कह नहीं रहे हैं, आपस में बातें बहुत हो रही होंगी। तो इस वक्त तो कांग्रेस के नेतृत्व को एक कुछ खूबी अपनी तरफ से दिखानी चाहिए। राहुल गांधी को कोई संदेश देना चाहिए अपनी पार्टी को, मैं ये मानता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पार्टी को कोई संदेश देना चाहिए। भाजपा में भी दिया जाता है। भाई जब भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव हार जाती है, नरेंद्र मोदी बुला के पार्टी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि चुनाव हार गए, कुछ चिंता की बात नहीं है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। ये सब बातें बोली जाती हैं भाजपा के अंदर। राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने पे, बहुत चुनाव हारती है भाजपा, लेकिन हर बार नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव जीतने वाला माना जाता है, वो कहता है कि चुनाव हार गए कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। तो ये सब भाजपा के कांग्रेस के आला कमान द्वारा कहा जाना चाहिए। और जहां तक जो घटक दलों के साथ जो सौदेबाजी की बात है, वो तो खैर अभी नई नई पराजय हुई है, नई नई घटना हुई है, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई है, धीरे धीरे करके सब चीजें संतुलित हो जाएंगी। वो मुझे ज्यादा चिंताजनक बात नहीं लगती। दूसरे मुझे लगता है कि ये जो 4 जून के नतीजे के बाद जब भाजपा ने बहुमत खोया और कांग्रेस की सीटें दूनी हो गई, उस वक्त कुछ एक इस तरह का माहौल भी बनना शुरू हुआ कि अब भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो इस प्रकार का एक माहौल भी बनना शुरू हुआ। इस बनते हुए ये ऐसा माहौल जब बनता है जिसका आधार कम होता है, तो वो एक बुलबुले नुमा होता है। तो बुलबुला कभी न कभी टूटता है। अच्छा हुआ कि कांग्रेस का बुलबुला ही जल्दी टूट गया हरियाणा के चुनाव। अगर ये बुलबुला बहुत देर तक कायम रहता तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अभी कांग्रेस को देखिए कई चुनाव लड़ने हैं। कांग्रेस को झारखंड का चुनाव जीतने में झारखंड मुक्ति मोर्चे की नजदीकी बड़ी बड़ी मदद करनी है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में अच्छे परिणाम निकालने हैं। उसके बाद में कांग्रेस को दिल्ली में दिखाना है कि भाई वो जीरो से आगे बढ़ सकती है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में जीरो पे है। उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव की मदद करनी है कांग्रेस को चुनाव जिताने में। तो ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा कार्यभार है और उसके लिए उसको कमर कस लेनी चाहिए। और कांग्रेस इतना बुरी तरह हारी भी नहीं है, वोट प्रतिशत तो लगभग बराबर है, सीटें बड़ी ज्यादा आ गई हैं बीजेपी को। तो कांग्रेस की जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी बात सही है कि तो फिर राहुल गांधी और खड़गे क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? अब तक आके कहना चाहिए, मैसेज करना चाहिए हाँ, कि जरूर कुछ कहना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं कहा उन्हें, मुझे ताज्जुब हो रहा है। हालांकि वो लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझदार हैं, मैं कोई उनकी समझदारी पे संदेह नहीं कर रहा हूँ। और केवल एक राज्य में पराजय से हम लोगों को कांग्रेस के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण भी नहीं अपनाना चाहिए। ये भी ठीक उचित बात। नहीं है कि अचानक हम लोग कहने लगे कि भाई सारी जो अभी तो खूबियां दिख रही थी सब खामियों में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो अब गलतियां हमारी भी समझ में आ रही हैं, पहले तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही थी गलतियां, है? तो ठीक। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसका कांग्रेस नेतृत्व को धैर्य से सामना करना चाहिए और सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को तसल्ली देनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये पराजय जरूर हुई है और महत्वपूर्ण पराजय है, लेकिन उसमें हिम्मत न खोएं। दूसरी बात यह है, जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है, भारत के चुनावी राजनीति में वोट प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं होता है। आमतौर पर जब पार्टियां चुनाव हारती हैं तो वोट प्रतिशत का सहारा लेती हैं कि हमें वोट तो इतने मिले हैं। वोट प्रतिशत कई तरीके से ज्यादा दिखता भी है। जैसे कि कांग्रेस का जो मुसलमान उम्मीदवार है, एक 95,000 से जीता, एक 1.25 लाख से जीता। तो अब एक एक उम्मीदवार जब इतनी ज्यादा वोटों से जीतेगा तो आपका वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ेंगी। भाई 1 लाख 10-10 हजार वोटों से 10 उम्मीदवार जीत सकते हैं चुनाव, बहुत अच्छी जीत मानी जाती है 10,000 वोट से चुनाव जीत की। अब 1 लाख वोट से एक ही उम्मीदवार जीत रहा है, तो वोट प्रतिशत बढ़ गया लेकिन सीट आपको केवल एक मिली। तो इस तरीके से बहुत से वोट। जहां तक आम आदमी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, देखिए आम आदमी पार्टी को कुल 2.25% वोट मिले। ये बात सही है कि कांग्रेस ने एक सीट केवल 32 या 30 वोटों से हारी गंवा दी। है। हाँ, एक सीट कांग्रेस ने 100 से करीब 118 कितने वोटों से गंवा दी। इस तरह कई सीटें कांग्रेस ने गंवाई हैं। लेकिन हम आपके सामने एक ऐसी सूची भी पेश कर सकते हैं, ऐसी 12-13 सीटें हैं
जहां कांग्रेस के अपने बागियों को बहुत जबरदस्त वोट मिले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 10,000, 20,000, 32,000 वोट मिला एक बागी को। तो हाँ, उसने हाँ। कांग्रेस के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और भाजपा कई से हार गया। भाजपा से हाँ, हार गया। मेरे पास सूची है इन उनकी। अगर आप चाहें तो वो अपने दर्शकों के फायदे के लिए इस सूची को पेश किया जा सकता है। आप एक मुश्किल से हाँ। मुझे 1 सेकंड दीजिए। ये हाँ, सूची बिल्कुल जरूर। सही है, नाम सामने आ रहे थे और सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि हाँ, कांग्रेस के वो संगठन के वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को जिन्होंने टिकट दे दिया, आप उनको देखिए कालका में 11,000 से कांग्रेस हारी है, जबकि बागी उम्मीदवार ने 32,000 वोट ले लिए। बाप रे! पुंडरी में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई, जहां कांग्रेस के बागी को 40,000 वोट मिले और वो केवल 2,000 वोटों से हारा। राई में 4,500 वोटों से कांग्रेस हारी, रिबेल ने 12,000 वोट लिए, बागी ने 12,000 वोट लिए। गोहाना में 10,000 से अंतराल रहा जीतने का, रिबेल ने 15,000 वोट लिए। सफीदों से मार्जिन 4,000 का रहा, अंतराल 4,000 का रहा जीत का, रिबेल ने 29,000 वोट लिए, बागी को 29,000 वोट मिले, 29,000 वोट मिले। दादरी में 2,000 से कांग्रेस हारी, जो बागी था उसने 6,000 वोट लिए। तिगांव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, कांग्रेस के बागी को 57,000 वोट मिले, 57,000 वोट मिले। आप सोचिए। सही अंबाला बात कैंट है। में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, कांग्रेस के बागी को 53,000 वोट मिले। इसका मतलब ये है आसाम अभय में जी। दो आसाम में 2,000 से अंतर रहा, कांग्रेस की बागी 16,000 वोट ले गया। तो आप हाँ, देखिए तो उचाना कला से 39 वोट से कांग्रेस हारी, केवल 39 वोट से, जबकि कांग्रेस के बागी को 32,000 वोट मिले। बाप अच्छा, रे! अब आप इसका विश्लेषण इस तरह भी कर सकते हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी को 4,000 वोट मिल गए। तो अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होता तो कांग्रेस 32 वोट से नहीं हारती। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो कांग्रेस का बागी था वो वो 32,000 वोट ले गया। इसका अभी और मतलब कि भी हैं। ये इसका डबवाली मतलब ये है डबवाली में अभय जी 610 वोटों से कांग्रेस हारी। अभय जी इसका मतलब मोटा-मोटा मतलब ये है कि संगठन के हाँ, स्तर पे कहीं चूक रही। पार्टी जब टिकट दे रही थी तो इस बात को चूकने में कहीं विफल रही कि किन व्यक्तियों को टिकट दिया जा रहा है। एक जगह तो मैं देख रहा था कि प्रत्याशी को 8-9 हज़ार मिले और जो एक्स एमएलए थी कांग्रेस से टिकट काटा गया। आप सही कह रहे हो, उनको 45-46 हज़ार वोट मिले। उसके तो ऐसी जगह पे क्या संगठन की कमी रही? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकट गलत दिलवा दिए, कारण क्या रहा? संजय जी, ना तो हम लोग राजनीति के इतना जानकार है, ना कांग्रेसी राजनीति के न जानकार हैं। हुँ, बागी खड़े नहीं होते हैं, बागियों को खड़ा किया जाता है। खड़ा किया जाता है। हुँ, और हरियाणा के चुनाव में तो खास तौर से हर बागी, सबको पता था कौन किसका बागी है। हालत यह है कि आज इस बात को कोई कहा नहीं आ सकता। सुरजेवाला के अपने बागी खड़े हुए थे, शैलजा के बागी खड़े हुए थे, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बागी खड़े किए थे। हुँ। आप इससे अंदाज लगाइए। और जो बागी जिसका था उसने पहले ही प्रचार करना शुरू कर दिया था कि हम तो चुनाव, मतलब हुड्डा के सारे बागी कह रहे थे कि हम चुनाव जीते तो हम तो हुड्डा साहब के साथ चले जाएंगे। जब तक कांग्रेस चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रही थी और उसकी चर्चा जोरों शोरों पे थी, तब तक ये बातें बड़ी अच्छी लगती नहीं सुनने में। लगता सही था बात। कांग्रेस की तो बड़े बल्ले बल्ले है, उनका कैंडिडेट भी जीत रहा है, उनका बागी भी बहुत आगे है। कहा जा रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाएगी कई निर्वाचन क्षेत्रों में, और वहां पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस का बागी रहेगा, जो बाद में हुड्डा साहब के साथ चला जाएगा। हुँ। अच्छा, सब चीज पलट गई, घर क्योंकि को आग जो भारतीय जनता पार्टी आगे चली गई और बागी दूसरे नंबर पे आ गया, और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे चला गया, जो आधिकारिक उम्मीदवार था। हुँ। वो ये जो तक चर्चा हो रही है हरियाणा में, ये तक चर्चा हो रही है कि हुड्डा साहब ये चाहते थे कि बहुमत तो मिले लेकिन ज्यादा ना मिले बहुमत। जिससे दिल्ली का प्रेशर ना हो। हाँ, ताकि ताकि उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। उनको उनको एक मिनट आला कमान पे पूरा भरोसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अगर बहुमत मिल गया तो आला कमान फिर अपनी चलाएगा। जो राजस्थान में जो चर्चा थी, हाँ, ज़्यादा हाँ, बहुमत। जो हथकंडे वहां अपनाए जाते थे। हाँ, तो वो मैं कहना ये मेरी देखिए, समझने वाली बात यह है कि कुल 90 सीटें थी। 90 सीटों में एक सीट आपने कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी। अब बाकी बची 89 सीटें। 89 सीटों में 72 टिकट आ, इनके इन, इनके इनके नाम चले गए।
हुड्डा साहब के नाम चले गए। अब बचे कितने? 17 सही बात। टिकट तो बचे, 17 टिकट बचे। 17 टिकट में सुना ही जाता है कि 7 टिकट शैलजा के थे, 2-3 टिकट सुरजेवाला के थे, 10 टिकट इस तरह चले गए। अब कुल मिला के 7 टिकट बचे। तो ये ऐसी स्थिति जिस पार्टी को हो, उसमें स्पष्ट है कांग्रेस जनता के सामने, अपने मतदाताओं के सामने ये प्रस्ताव रख रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें, बिना कहे हुए ये प्रस्ताव रख रही थी। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो कांग्रेस के अंदर भी रखा जाता तो वहां भी नहीं पारित हो पाता। हाँ, सही बात है। अब वो प्रस्ताव वहां भी नहीं पारित हो सकता था कांग्रेस के अंदर, जबकि वहां पर ये प्रस्ताव रखा जा रहा था। साथ में तर्क ये दिया जा रहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत पहले ही, मतलब 2019 में ही अगर पहले कमान दे दी जाती, ये जैसे इस बार दी गई है, तो वो तभी चुनाव जीत जाते। तो जबकि भाई आखिरकार केवल जाटों के दम पे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक बात है। जाट प्लस प्लस करना पड़ेगा ना आपको। तो प्लस प्लस कहां से आएगा? इसके लिए कोई रणनीति थी क्या? नहीं थी। और इसीलिए कहा जाता है कि आप कहते ये है कि 36 बिरादरियों के वोट हमें मिलेंगे, लेकिन बिरादरी आप एक बिरादरी की छोड़ के बाकी 35 बिरादरियों से क्या संपर्क था कांग्रेस का? आप देखिए इनका जो अध्यक्ष थे उदय भान, वो दलित चेहरे है ना, वो खुद चुनाव हार गए, खुद ही अपना चुनाव हार गए वो। घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन ये बताइए, ये जो उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो टिकट बिना पूछे डिक्लेयर कर दिए 6, ये जो सहयोगी दल है, इनके अब इनसे कांग्रेस किस रणनीति से निपटेगी? देखिए ये सब तो होता ही है गठजोड़ राजनीति के अंदर। गठजोड़ राजनीति के अंदर ये सब होता है और नेता लोग इनसे निपटने के तरीके जानते हैं। तो ऐसा इसमें कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कांग्रेस बहुत ज्यादा इससे परेशान होगी। जो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो अभी बातचीत होगी, उसमें एक आध उम्मीदवार वापस भी लिया जा सकता है, मतलब ये तो सब होता ही रहेगा इसमें। और दूसरी बात यह है कि जो वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अखबार में लिखा गया है, वो बात देखा जाए तो गलत बात नहीं लिखी गई है उसके अंदर। भाई ऐसी कौन सी गलत बात उसके अंदर लिखी गई? जो हम लोग बातें कर रहे हैं वही तो बातें हैं। हाँ, तो कांग्रेस ने लिखा है कि भाई चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ना चाहिए, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। कांग्रेस का उदाहरण देकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक बात नहीं है, उसमें धोखा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो नुकसान उठाया था, क्यों उठाया था? वो बहुत ही अति आत्मविश्वास था। वो तो मानते थे कि हमारी 400 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, एग्जिट पोल दे रहे हैं हम उससे भी ज्यादा जीतेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उनका। बाद में सबकी थूथू हुई, सबका मजाक उड़ा के नहीं उड़ा। संसद ने मजाक उड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मजाक उड़ाया, सब जगह इनका मजाक उड़ा, कार्यकर्ताओं में भी मजाक उड़ा होगा इनका। तो अब कांग्रेस ने जो हरियाणा चुनाव खोया है, जो उनको आसानी से जीत लेना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत तो मजाक इनका भी उड़ेगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। ईवीएम पर सवाल उठाया तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये जो कहा गया, ये अध्यक्ष की तरफ से कहा जाना चाहिए था। मतलब इशारा ये था कि पवन खेड़ा की तरफ से या बाकी नेताओं की तरफ से नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग को कहना चाहिए था। चुनाव आयोग ने इस तरह की बात कही है। क्या लगता है कि ईवीएम वाला मुद्दा, जो कि बहुत 99% चार्ज थी, जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, ईवीएम के मुद्दे को अब कांग्रेस को और प्रमुखता से उठाना चाहिए कि ईवीएम हटाओ, एक अभियान चलाना? कांग्रेस को ये विश्वास है संजय जी कि उनको एक ईवीएम के जरिए एक षड्यंत्र करके हरा दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी इसका बड़ा सावधानी से और चालाकी से इस्तेमाल करती है। वो कहीं कहीं जिता देती है। एक थीसिस निकल के आ रही है, दक्षिण भारत में जिता देती है, केरल में जिता दो, कर्नाटक में जिता दो, है, लेकिन जो हिंदी पट्टी है वहां के महत्वपूर्ण चुनावों में मत जीतने दो। अच्छा, हालांकि लोकसभा चुनाव में अगर वो इस तरह से, अगर भाजपा में वास्तव में ये क्षमता है ईवीएम का इस तरह इस्तेमाल करने की, तो उत्तर प्रदेश में क्यों सीटें वो हारती इतनी? सही बात है। वो राजस्थान में आधी सीटें क्यों हारती? खुद हरियाणा में ही आधी सीटें क्यों हारती? कि नरेंद्र मोदी को शौक था बहुमत खोने का। अच्छा, तो पहले इस बात का जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस को विश्वास है कि भाई उनके खिलाफ साजिश करके होता है, तो तमाम अपने साथी विपक्षी दलों की बैठक बुला के उसे इसमें एक मत होना चाहिए, एक बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ रणनीति बनानी चाहिए
कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हम उपराष्ट्रपति के पास जाएंगे, हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, हम जनता के पास जाएंगे और हम साफ कहेंगे कि ईवीएम को खत्म करो वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला कोई। अच्छा, एक आपको बड़ा ध्यान आंदोलन। होगा लोकसभा चुनाव के बाद में जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, एडीआर है, उसने कुछ आंकड़े दिए थे जो चौंका देने वाले आंकड़े थे। उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो आंकड़े ये थे कि जितने वोट किसी निर्वाचन क्षेत्र में या बूथ पे पड़ते हैं, जब काउंटिंग होती है तो उससे ज्यादा या कम हो जाते हैं वोट। भाई वोट तो कोई डिब्बे में बंद तो है नहीं, इसमें कागज के नोट, कागज के मतपत्र भरे हुए हैं। वो तो ईवीएम में बंद है वोट। अब ईवीएम में जो वोट बंद हैं, जितने वोट ईवीएम दिखा रही है, कितने वोट पड़े हैं, उस पर एक कागज पे सबके दस्तखत हो गए, दस्तावेज हो गया भाई इस ईवीएम में इतने वोट हैं। उससे कम ज्यादा निकलने ही नहीं चाहिए वोट काउंटिंग के समय। ठीक बात है। अगर कम ज्यादा निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि ईवीएम ठीक काम नहीं कर रही है। ये हैकिंग का मामला नहीं है, ये ठीक काम नहीं कर रही है ईवीएम। कहीं ज्यादा निकल रहे हैं तो किसी पार्टी को नाजायज फायदा हो रहा है, कम निकल रहे हैं तो किसी पार्टी को नाजायज नुकसान हो रहा है। जब ये आंकड़े आए तो कांग्रेस ने इसका संज्ञान लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में चुनाव आयोग ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस भी भूल गई उसको, विपक्ष भी सारा का सारा भूल गया उसको। आज तक इस बात का खंडन नहीं हुआ है। मेरे अलावा कोई कह नहीं रहा है, उस याद नहीं दिला रहा है इस बात को कोई। तो मैं कह रहा हूं कि भाई वो क्या था, सही बात है। आप भूल क्यों गए उसको? और वो सही कोई बात। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया था। इतने बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि जिसने लोगों की चुनाव में धन और बल का जो बेजा इस्तेमाल होता है उसको लेके उसने कितनी बड़ी मुहिम चला रखी है। एडीआर में बहुत बड़ा संगठन है, उसकी बड़ी साख है उस संगठन की। उसने आंकड़े निकाल के रखे थे कि इतने इतने निर्वाचन क्षेत्रों में फर्क पड़ा है चुनाव नतीजे के ऊपर। कांग्रेस को कुछ तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। ठीक बात। हाँ, जब तक ये सब लोग नहीं करेंगे तब इस तरह के आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं। जनता भी समझती है लोग गंभीर नहीं है इन आरोपों के प्रति, खुद ही लगाते हैं, खुद ही उसके प्रति गंभीर नहीं है। और क्या, एक बार क्या देखो ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, हमें ईवीएम से लड़ना ही नहीं है, एक बार बाइकआउट कर दे या एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर। बिल्कुल, ये तो इनकी हिम्मत ही नहीं है ईवीएम से लड़ने का, बिल्कुल मना करना है। बिल्कुल नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की, आज तक कह ही नहीं सकते। हालत ये है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम चलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप इसमें याचिका पे दस्तखत कीजिए। ये कांग्रेसी नेता याचिका पे दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं, कहते आप अपने स्तर पर डालिए याचिका। तो कहीं ना कहीं उसमें चिदम्बरम साहब हैं ऐसे कांग्रेस के अंदर, और दूसरे कई नेता इस तरह के हैं, वो ईवीएम वाली बात पे विश्वास नहीं करते। मैं भी नहीं करता विश्वास, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस, या तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, और दूसरे ये है कि जब आप चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछें तो आप जिद करें कि चुनाव आयोग उस सवाल का जवाब दे। ऐसा नहीं आपने सवाल पूछा, चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, आप अपने घर बैठ गए। एक बड़ा लड़ाई लड़नी चाहिए। आप जाइए ना, कुछ कीजिए, शोरगुल कीजिए, कुछ हंगामा कीजिए, चुनाव आयोग के आगे धरना दीजिए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कुछ अपने पत्रकारों के जरिए खबर निकलवाइए, कुछ कीजिए, प्रचार कीजिए। बहुत तरीके होते हैं, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाइए, और उसको भूलिए मत, उसको आप हरफ्ते कहिए उस बात को, जब तक उस बात का संज्ञान न ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। उधर उमर अब्दुल्ला ने पत्र लिखा है गवर्नर को कि ये जो 5 विधायक आप नामित कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि फिर इससे केंद्र के और राज्य के रिश्तों पे फर्क पड़ेगा, टकराव होगा। हम नहीं चाहते, हमें केंद्र के संग मिलकर काम करना है। अब वो मतलब अभी शपथ नहीं हुई है, लेकिन खींचतान शुरू हो गई 5 विधायकों को लेके। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि बीजेपी के सदस्यों को नामित ना करें, ये कहा है। हाँ, तो ये उमर अब्दुल्ला ने लड़ाई शुरू कर दी है ये कहते, और बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। उनको ये लंबी लड़ाई लड़नी है। मनोज सिन्हा साहब जरूर करेंगे बीजेपी के सदस्यों को नामित। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, इसके बाद तो और भी अदबदा के करेंगे। हाँ, तो अब वो ये लड़ाई उनको लंबी लड़नी होगी। मेरी कल्पना तो ये है, पता नहीं क्या होगा। कल्पना ये है कि जिस दिन ये इनकी सरकार शपथ ले उसी दिन प्रस्ताव पास कर देना चाहिए विधानसभा में कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, और बीजेपी को भी मजबूरी में प्रस्ताव को वोट देना पड़ेगा। बीजेपी तो उसके साथ है इस मांग के साथ।
हाँ, और तुरंत लेके पूरे सारे विधानसभा के सारे विधायकों को लेकर दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए। यहाँ परेड करानी चाहिए, ये सब आंदोलन करो, शुरू करो भाई, वरना नहीं मिलेगा आपको पूर्ण राज्य का दर्जा। हाँ, इतना आसान नहीं है। और वो इतना मनोज सिन्हा डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात, इतना आसान नहीं है। इधर बीजेपी को पता नहीं क्या समस्या हो गई है, चुनाव सिर पर है और आम आदमी पार्टी के संग ऐसा पंगा कर रही है, फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। आतिशी का मकान खाली करा दिया, टेम्पो में भर के सामान बाहर रखवा दिया कि मुख्यमंत्री का बंगला खाली हो। तो ऐसा कौन करता है कि मुख्यमंत्री का बंगला ही खाली करा दिया जा रहा हो? ये जो जितने पंगे कर रहे हैं, ये सब करने से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूत राजनीतिक ताकत है, नंबर 1 की राजनीतिक ताकत है। जो पार्टी लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है, अभी एनडीएमसी का भी चुनाव जीती है और उसके सब नेता भी अब बाहर आ गए हैं और उनके दिन रात वो लोग काम कर रहे हैं, वो सड़कों पर सक्रिय हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं, वो बहुत सक्रिय हैं। क्योंकि अभी तक जो बीच में जो थोड़ी निष्क्रियता रही, उन सब की वो भरपाई करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गड़बड़ करेगी तो उसको बहुत दिल्ली की राजनीति में नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये लग भी रहा है कि आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आप हमसे जुड़े, बातचीत की। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।